नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS एकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और पॉलिटी की सीरीज़ जो चल रही है तो उसका नया चैप्टर लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो जो आज का हमारा जो चैप्टर है तो वो उसका नाम है केंद्र राज्य संबंध, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि आखिर हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट के साथ में क्या दिक्कत होती है, जैसे कि मुझसे पूछते हैं कि सर आंसर राइटिंग कैसे की जाए। आंसर राइटिंग, अब आप आंसर राइटिंग को तभी सीख सकते हैं जब तक कि आप देखिए एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से अगर आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं तब तक आप अपने आंसर को नहीं लिख पाएंगे। तो क्योंकि आप लिखने बैठेंगे तो अगर आपका माइंड इतना डेवलप नहीं है कि चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकें एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में, जब तक आप उसको जोड़ेंगे नहीं तो तब तक आप जो है एक बेहतर आंसर नहीं लिख पाएंगे। और अगर आप लिखने की कोशिश भी करेंगे तो आपका आंसर जो है बेहतर नहीं होगा कहीं ना कहीं। तो क्योंकि जब आप ऐड करोगे ना तब आपके पास में एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वही आपकी जो है दिमाग में वो तभी आएगी जब आपको चैप्टर लिंक करना एक दूसरे से आना चाहिए। देखिए, मैंने पिछले जो आपको 3-4 जो लेक्चर लिए हैं मैंने आपको पढ़ाई थी पिछले लेक्चरों में, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाई संसदीय व्यवस्था पढ़ाई। तो आपको देखिए संसदीय व्यवस्था के बाद में मैंने आपको क्या पढ़ाया, संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था जब पढ़ाई मैंने तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि जहाँ पे देखिए एक एक जो है बिल्कुल सीरीज़ चलती है। पहले आपको जानना पड़ेगा कि संसदीय व्यवस्था मैंने आपको पढ़ाई, आपको अलर्ट होना चाहिए था कि संसदीय व्यवस्था ठीक है, संसदीय व्यवस्था में क्या प्रावधान है कि जहाँ जहाँ संसदीय व्यवस्था होगी वहाँ पर संघीय व्यवस्था कहीं ना कहीं लागू होगी। तो संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि संघीय व्यवस्था वहाँ होती है कि जहाँ पर समानांतर सरकारें चलती हैं, सेंटर और स्टेट लेवल पर कहीं ना कहीं समानांतर सरकारें चलती हैं। अब जब सरकारें चलती हैं तो सरकारों के मध्य काम कैसे होता है, तो उनका जो है बैलेंस किस तरीके से बनता है कि वो कैसे जो है एक साथ में दो सरकारें कैसे चल सकती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब तक आप लिंक करना नहीं सीखोगे तब तक जो है आप एक क्वेश्चन को उसका आंसर बेहतर नहीं दे पाएंगे। तो जैसे कि मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केंद्र राज्य संबंध, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर क्यों पढ़ रहे हैं हम इस सेंटर स्टेट रिलेशन को, आज हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो चैप्टर का नाम पढ़ते ही आपको पहले खुद से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आखिर ये जो है चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर संघीय व्यवस्था है और समानांतर जो है संघीय व्यवस्था का मतलब समानांतर सरकारें चलती हैं। तो कहीं ना कहीं जब दो सरकारें हैं तो उनके मध्य सामंजस्य कैसे है, जो हम लोग देखते हैं कि जो सेंटर की सरकार होती है और हमारे राज्य की सरकार होती है उनके मध्य कैसे जो है चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं, कहीं पे या व्यवस्थित रहती हैं या फिर जैसे ही मतभेद जो हो जाता है वो किन वजहों से हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपने खुद से सोचनी चाहिए। अगर ये बात अगर आप खुद सोचने लगे तो आप जो है जो मेंस का आपका पेपर होगा तो आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको खुद ही सोचनी पड़ेंगी। तो मैं यही कहूँगा जो भी चैप्टर पढ़ें तो आप खुद से पूछिए कि आखिर ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं अगर जब तक आप इस चीज़ पे काम नहीं करेंगे तब तक आप अपने आंसर को नहीं लिख पाएंगे, नहीं तो फिर आपको जो है फिर एक तरीके से आप रटने की कोशिश करेंगे और उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग आज का अपना जो है चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं कि भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है, ठीक है, तथा समस्त शक्तियाँ जो हैं केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित है। जो शक्तियां हैं वो केंद्र एवं राज्यों के बीच में बटी हुई हैं। किस तरीके से बटी हुई हैं वही हम देखेंगे। तो शक्तियों का बंटवारा हुआ, देखिए विधायी शक्तियां हो गई, कार्यपालिका वाली शक्तियां हो गई और वित्तीय शक्तियां। मेन रूप से हम इन्हीं 3 पॉइंटों पे फोकस करेंगे। इन्हीं 3 पॉइंटों पे ही जो है हमारे केंद्र एवं राज्य डिपेंड होते हैं। तो विधायी शक्तियाँ वही हो गई कि किन किन मुद्दों पर जो है कौन कानून बनाएगा, किसका कानून कहाँ पे प्रभावी होगा। तो ये सारी चीज़ जो है हम लोग चैप्टर में देखने वाले हैं। और देखिए, न्यायिक व्यवस्था जो है वो अपने यहाँ पर वो विभाजित नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर न्यायिक व्यवस्था जो है एकीकृत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे विधायी संबंध। सेंटर स्टेट रिलेशन में सबसे पहले हम लोग विधायी संबंधों पे चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे संविधान का जो भाग 11 है तो केंद्र राज्य संबंधों का उपबंध अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में
वो मोस्टली एमसीक्यूज माध्यम में, प्रीलिम्स में, पीसीएस वगैरह हो गया या और कोई वनडे एग्जाम हो गए, तो अक्सर ये पूछा जाता है कि जो हमारे भाग 11 है तो उसमें किस बात का उपबंध है। तो हमारे केंद्र एवं राज्यों से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे तो वो भाग 11 में रखे हुए हैं। विधायी संबंधों की चर्चा जो है अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक की गई है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग अब सबसे पहले किस पे चर्चा करेंगे कि जो केंद्र और राज्य के विधान का क्षेत्रीय विस्तार है। क्षेत्रीय विस्तार मतलब किस क्षेत्र में किसका कानून जो है लागू होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि संसद का पहले देख लेते हैं, केंद्र का। तो इसका क्या है, पूरे भारत के लिए ये कानून बनाती है। ठीक है, संसद राज्यों के लिए भी बना सकती है, यूटीज़ यानी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी संसद जो है कानून बनाती है। वहीं अगर राज्य की बात देखे जाए तो राज्य का जो विधानमंडल होता है वो केवल राज्य की सीमा तक ही अपने कानून बनाएगा, ना कि राज्य की सीमा से बाहर वो कोई कानून नहीं बना सकता। तो संसद की शक्ति यहाँ पर अत्यधिक है, क्योंकि वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है और राज्य जो है सिर्फ अपनी सीमा तक ही कानून बनाएगा। आगे देखते हैं कि संसद का कानून जो है वो किस पर लागू होगा। भारत का कोई भी नागरिक है उस पर जो है संसद का कानून जो है लागू होगा, और उसकी विश्व में कहीं पे भी अगर संपत्ति है तो उस पर भी क्या है, भारतीय संसद के कानून जो बनेंगे तो उस पर लागू होंगे। आगे हम लोग बात करें, अच्छा अब हम लोग देखेंगे कि संसद के जो कानून हैं वो कहाँ पर लागू नहीं होंगे। तो कौन कौन सी जगह हैं जिन पर संसद कानून बनाएगी लेकिन फिर भी वहाँ पर लागू नहीं हो सकते हैं, क्या स्थितियाँ हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वो केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनमें देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप अंडमान निकोबार ले सकते हैं, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप, जो इनके क्या है, तो इनमें शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए कौन नियम बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि संसद ने अगर कोई अधिनियम बनाया है, मान लीजिए कोई कानून बनाया है, ठीक है, तो इसमें होगा ये कि राष्ट्रपति उसको निरसित कर सकता है, यानी कि यहाँ पर समाप्त कर सकता है, यहाँ पर वो लागू नहीं भी कर सकता है, उसके पास में पावर होती है, और उसको संशोधित करके भी जो है इन जगहों पर लागू कर सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संसद के पास में पावर कम है। और कहाँ पर लागू नहीं होगा, देखिए जैसे कि संसद जो है पूरे देश के लिए कानून बनाया है, ठीक है, और जो जनजाति हमारे क्षेत्र है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट वाले, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाले जो नॉर्थ ईस्ट के जो जनजातीय क्षेत्र होंगे, तो उन जगहों पर जो है वही कानून, देखिए वहाँ का जो राज्यपाल होगा, संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो उसको संशोधित करके, देखिए संसद जो कानून बनाती है, मान लीजिए वो पर्टिकुलर जो है एरिया के लिए तो बनाती नहीं, वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। और जो जनजातीय क्षेत्र हैं वो जो है सामाजिक रूप से पिछड़े हैं कहीं ना कहीं, तो उनको जो है वही अगर कानून सेम जो हमारे यहाँ पे लागू है वही उनके यहाँ लागू होता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो राज्यपाल को ये पावर दी गई है कि जो भी कानून बनाए तो उनको जो है संशोधित करके, जो जनजातीय लोग होंगे तो उनकी जो है स्थिति को देखते हुए अगर उसमें संशोधन करके जो है उन क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। क्योंकि जो जनजाति लोग हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो इस वजह से तो उनमें संशोधन करके उसको लागू कर सकता है राज्यपाल। तो ये भी मतलब कहीं ना कहीं संसद की पावर की कमी को दर्शाता है। अब हम लोग देखेंगे कि विधायी विषयों पर बंटवारा, जो केंद्र एवं राज्यों के बीच में विधायी मतलब कि कानून बनाने को लेकर कैसा बंटवारा है। तो हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, तो इसमें क्या प्रावधान है, इसमें प्रावधान है कि विधायी विषयों का बंटवारा किस तरीके से होगा, कौन किस मामले में जो है केंद्र सरकार कानून बनाएगी, किस मामले में राज्य सरकार कानून बनाएगी। तो इसमें जो है 3 सूचियों के माध्यम से इसका बंटवारा किया गया है। तो पहली है संघ सूची, तो इसमें अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में लगभग 100 विषय ऐसे हैं, और मूल रूप से इसमें कितने थे, 97। और देखिए ये जो सूचियाँ दी गई हैं इनमें जो है समय समय पर कम और ज़्यादा सब्जेक्ट होते रहते हैं, जो भी विषय होंगे तो कम और ज़्यादा ये परिस्थिति के अनुसार घटते बढ़ते इसमें रहते हैं, संख्या इनकी यही क्या नाम नियत नहीं रहती है। तो संघ सूची की बात करें तो अभी फ़िलहाल में लगभग 100 विषय हैं। तो इन पर कौन जो है कानून बनाता है, वो बनाता है संघ सूची, यानी कि संसद कानून बनाएगी, संघ की सरकार बनाएगी। तो इसमें देखिए कुछ इसको जो 7वीं अनुसूची है, मैं इसको आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, एक एक मुद्दा मतलब कि एक एक विषय आपको जो है आपको
यहाँ पे एक एक विषय मैं आपको आगे आने वाले लेक्चरों में पढ़ाऊँगा कि किस विषय, कौन सा विषय किस में रखा है। लेकिन अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ही जो है सब्जेक्ट को रखा हूँ, जैसे कि रक्षा हो गई, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा हो गई, संचार, जनगणना आदि। ये किससे संबंधित है? ये संघ सूची। तो इन पर कौन कानून बनाएगा? जो है सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी बात करें राज्य सूची। राज्य सूची है तो इस पर कौन कानून बनाएगा? राज्य बनाएगा पर्टिकुलर, जाहिर सी बात है। तो इसमें मूल रूप से 66 विषय थे, अभी लगभग कितने 61 जो है सब्जेक्ट इसमें रखे हुए हैं। तो वही हमने कहा कि इसमें संख्या घटती बढ़ती रहती है। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो पुलिस हो गया, जन स्वास्थ्य एवं सफाई हो गया, कृषि रिलेटेड या फिर जेल से संबंधित जो भी मामले होंगे, अगर इन पर कानून बनाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती तो कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। वहीं हम लोग बात करें समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती सूची में क्या होता है कि संघीय सरकार, वही से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो है दोनों ही इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो मूल रूप से 47 थे इसमें विषय, अभी 52 इसमें हो गए। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे शिक्षा रखा है तो शिक्षा पे जो है दोनों ही कानून बना सकते हैं, केंद्र एवं राज्य। दवा हो गई, अखबार हो गए आदि जो है कुछ एग्जाम्पल हैं। तो इन पे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके ही इस पर कानून बना सकते हैं। अब बात करें अपशिष्ट सूची। अपशिष्ट सूची वो सूची होती है जिसमें मान लीजिए ये जो 3 सूचियाँ हैं, अगर इन तीनों सूचियों में से जो भी विषय लिखे हैं, अगर उनसे हटके कोई अगर सब्जेक्ट है जो इन 3 सूचियों में नहीं लिखा है, तो वो कहाँ पे रखा जाता है? वो रखा जाता है अपशिष्ट सूची में। अपशिष्ट सूची के जो विषय होंगे तो उन पर कानून कौन बनाएगा? तो उन पर कानून बनाएगी संसद। तो हम लोगों ने देख लिया कि बंटवारा कैसे हुआ है विधायी। तो आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जो राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। देखिए जो राज्य का क्षेत्र होता है तो वहाँ पर जो है संसद का विधान कैसे लागू होगा, वो कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जहाँ पर संसद उन मामलों पर कानून बनाएगी। राज्य के अंदर जो है संसद का कानून कैसे लागू होगा। देखिए जो राज्यसभा हमारी होती है, राज्यसभा अगर कोई प्रस्ताव पारित कर दे कि जो है आपको इस विषय को लेकर इस पर्टिकुलर राज्य में आपको कानून बनाना चाहिए, अगर, लेकिन उसके लिए क्या है? 2/3 जो है बहुमत चाहिए होगा। 2/3 बहुमत से अगर पारित करके राज्यसभा प्रस्ताव देती है लोकसभा को, तो क्या होगा कि जो है संसद जो है उस पर कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो कानून होगा वो 1 वर्ष तक के लिए होगा। जैसे आज की तारीख में कानून है, अगले 1 वर्ष तक वो जारी रहेगा। 1 वर्ष से अधिक जारी नहीं रह सकता। लेकिन अगर 1 वर्ष से अधिक बढ़ाना है तो फिर से उसको 1 साल बाद जो है फिर से जो है राज्यसभा को 2/3 जो बहुमत होगा उसके साथ में पारित करना पड़ेगा। तब देखिए ऐसा कर करके आप असंख्य बार, देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसको आप जो है अनलिमिटेड बार जो है इसको कानून को लागू कर सकते हैं, या उसी कानून को बना सकते हैं, या कानून बना रहेगा। लेकिन एक बार में 1 साल तक ही वो कानून की अवधि रहेगी। लेकिन अगर फिर से बनाना है तो फिर से 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान देखिए क्या होता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तब क्या हो जाता है कि सेंटर के पास में पावर ज़्यादा हो जाती है। तो कानून सेंटर का जो संसद होती है वो जो है राज्य में भी कानून उसके लागू होते हैं। और जो वहाँ की जो राज्य विधानमंडल होंगे तो उनके जो विषय होते हैं तो उन पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास में आ जाती है? आ जाती है संसद के पास में। आगे देखें राज्यों के अनुरोध की अवस्था में। देखिए इसमें एक कंडीशन है, जैसे कि अगर राज्य अनुरोध करें तो उसमें मिनिमम 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। देखिए अगर कोई एक राज्य कहे कि आप जो है राज्य की सूची के विषय पर, संसद से कहे कि इस विषय पर आप जो है कानून बना दीजिए, तो संसद नहीं बनाएगी। मिनिमम 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। तो देखिए और क्या होता, जब कानून संसद ने बना दिया तो जब लागू करने की बात में आएगी तो लागू सिर्फ उन्हीं स्टेट में होंगे जिन्होंने अनुरोध किया है, ना कि सभी स्टेट पर। जो राज्यों ने अनुरोध किया है संसद से कि इस मामले पर आप कानून बनाइए, तो वो पर्टिकुलर उसी स्टेट में लागू होंगे जिसने अनुरोध किया है। और कौन सी स्थिति आती है कि जब केंद्र का कानून राज्यों पर लागू होता है? देखिए जब केंद्र सरकार जो होती है, जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते करती है किसी अन्य देश के साथ में, मान लीजिए हमने USA हो गया और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से कोई समझौता किया है, तो वो समझौता अगर लागू करना होता है तो उस मामले में अगर कोई राज्य की, मान लीजिए किसी ज़मीन को लेकर या किसी और मुद्दे को लेकर अगर उससे समझौता कर दिया है तो उस मामले पर भी कानून कौन बनाएगी संसद। और क्या पॉइंट है, देखिए राष्ट्रपति शासन के दौरान, जब देखिए इसमें तो वही होता है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं राष्ट्रपति शासन। इसमें क्या होता है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तब जो है
उसकी जो विधायी शक्ति आ जाती है किसके पास में आ जाती है, संसद के पास में। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से संसद के जो विधायी क्षेत्र है वो राज्य में भी लागू होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। देखिए ये सारे के सारे पॉइंट जो है आपको लिंक करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आप लिंक करना सीखे ना तो क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से जो है उसको लिख पाएंगे। तो आपको चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी। अगर आप ये पॉइंट देखिए सिर्फ रटने नहीं है, इनको समझना है कि किस तरीके से कब जो है कानून किन परिस्थितियों में किसका कानून जो है लागू होता है, कब परिस्थितियाँ बदलने के बाद में जो है कानून बनाने की शक्ति बदल जाती है। तो इनको आपको रटना नहीं, बस समझना है आपको, और कुछ नहीं। देखिए राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण की बात करें तो किस तरीके से केंद्र का नियंत्रण होता है। तो पहला पॉइंट है कि राज्यपाल जो होता है वो कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। देखिए इसमें ये बात कही गई कि जो राज्यपाल होता है, जो राज्य की विधानमंडल होती है, तो अगर वो कानून बनाने के लिए विधेयक किसको देती है, देती है राज्यपाल के पास में सिग्नेचर होने के लिए जाता है। राज्यपाल के पास में ये पावर होती है कि अगर उसको लग रहा है कि ये जो है महत्वपूर्ण मुद्दा है तो वो जो है राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए अपने पास में रख लेता है। और राज्यपाल किसके कहीं देखिए अंडर में तो केंद्र के काम नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एजेंट के रूप में तो होता ही है। तो केंद्र का जो है इस तरीके से राज्य पे नियंत्रण होता है कि मान लीजिए कोई कानून बनाना चाह रहा है राज्य, अगर राज्यपाल जो होता है वो जो है उसको विधेयक को सुरक्षित रख सकता है किसके लिए, राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए। तो कहीं ना कहीं इस मामले में राज्य की पावर घट जाती है। दूसरा देखते हैं कि कुछ मामलों पर विधेयक जो है सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही जो है पारित किया जा सकता है। बताइए अब राज्य कानून बनाना चाहता है लेकिन उसके पास में पावर ही नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे केस में जैसे कि व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो उस पर क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होगी। तो इस वजह से भी केंद्र का नियंत्रण कहीं ना कहीं बना रहता है राज्य पे। अगला पॉइंट देखें कि राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान भी सुरक्षित रख सकता है। हम लोगों ने वित्त आपातकाल पढ़ा था पिछले चैप्टर में, तो उसमें हम लोगों ने देखा ही था कि जब वित्तीय आपातकाल लगेगा तो जो राज्य के जो फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो किसके अंडर में आ जाएगा, संसद के अंडर में। तो इसमें यहाँ पर भी जो है राज्य की पावर ख़त्म हो जाती है। तो हम लोगों ने विधायी संबंधों पर चर्चा कर ली, जितने भी विधायी संबंध थे, किस तरीके से विधायी संबंध रहेंगे और किस परिस्थिति में बदल जाएंगे, तो हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली। अब हम लोग बात करेंगे प्रशासनिक संबंधों पर। प्रशासनिक संबंधों पे मतलब कि कार्यपालिका के संबंधों पर किस तरीके से अधिकारी कार्य करेंगे। देखिए प्रशासनिक संबंधों का वर्णन 256 से लेकर 263 में जो है प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया हमारे संविधान में। तो कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कार्यकारी जो शक्तियाँ उनका बंटवारा किस तरीके से किया गया। देखिए वही है सूचियाँ जो हम लोगों ने पढ़ी थी, जैसे कि संघ सूची हो गई। तो केंद्र की कार्यपालिका जो शक्तियाँ होंगी वो पूरे भारत में विस्तृत हैं और किन मुद्दों पर कार्य करती हैं, जो संघ सूची से जो कानून बनेंगे तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति होगी वो पूरे भारत में विस्तृत होगी, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्य तक सीमित होगी। और किन मामलों पर, राज्य सूची के जो विषय बने होंगे उनके ऊपर। आगे हम लोग देखें कि जो समवर्ती विषय, देखिए समवर्ती जो सूची होगी इससे संबंधित कोई नियम जो है यद्यपि संसद के द्वारा निर्मित किया गया हो, भले ही संसद के द्वारा कोई नियम निर्मित किया गया हो, परंतु उसे जो है राज्य की जो है कार्यपालिका के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। ठीक है, और इसमें लेकिन एक कंडीशन और इसमें लगी होती है, जैसे कि अगर क्या हो कि सिवाय तब तक जब संविधान या संसद जो है अन्यथा निर्देशित ना करे, ऐसा कोई विशिष्ट जो है प्रावधान ना कर दे, संसद या संविधान में ना हो, तब तक जो है कौन कार्य करेगा, समवर्ती सूची में विषय कौन, भले ही विषय संसद के द्वारा बनाएगा लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, राज्य की सरकार करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट रखिएगा। देखिए अब राज्य एवं केंद्र के कुछ दायित्व होते हैं, चलिए उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए केंद्र का दायित्व क्या होता है, केंद्र का दायित्व ये होता है कि ज़रूरत पड़ने पर वो राज्य की रक्षा करे, कोई बाह्य आक्रमण हो रहा है या कोई परिस्थिति आ गई है तो उस मामले में जो है राज्य की रक्षा करे, तो ये केंद्र का दायित्व हो गया। अब राज्य का क्या दायित्व होता है, तो राज्य में हम लोग देख लेते हैं कि संविधान ने राज्यों की जो कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उन पर 2 प्रतिबंध आरोपित किए हैं। इन 2 प्रतिबंधों के आधार पर कहीं ना कहीं पावर किसके पास में ज़्यादा आ जाती है, केंद्र के पास में। चलिए वो दोनों प्रावधान हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए पहला है कि संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना। इसमें ये बात कही कि संसद अगर कोई कानून बना रही है
तो उसको जो है राज्य को इम्प्लीमेंट करना ही होगा। देखिए एक अनुच्छेद है 365, शायद आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने पढ़ा हो, जिसने नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 365 में ये बात कही गई है कि अगर राज्य की देखिए अगर कोई कानून ऐसा है जो संसद के द्वारा बना दिया गया, अगर राज्य की विधायिका अगर उसको जो है राज्य में लागू करने से मना कर देती है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, तो वहाँ पर इस आधार पर कि आप जो है संसद का कानून नहीं लागू कर रहे हैं, तो इस आधार पर वहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह नहीं रखना। देखिए इसमें ये लिखा है कि जो सेंटर की जो कार्यपालिका होगी, जो भी अधिकारी होंगे, तो आप उनके कार्यों में मतलब कि बाधा नहीं पहुंचाएंगे, ना ही उनके संबंध में कोई पूर्वाग्रह रखेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप उनको उनके कार्य से कहीं ना कहीं रोक दें या रुकावट पैदा करें। तो ये दोनों पॉइंट इसमें लिखे हैं कि राज्य के दायित्व होंगे। राज्यों को केंद्र के निर्देश, अब हम लोग पढ़ेंगे कि राज्यों को जो केंद्र के निर्देश है, केंद्र ने कुछ निर्देश दे रखे हैं राज्यों को। वो क्या क्या दे रखे हैं, देखिए पहला निर्देश दे रखा है कि संचार के जो साधन होंगे, संचार के साधन आप सभी वही है कि हम लोग जो भी संचार के, जैसे कि संचार क्या, हम लोग को फ़ोन हो गया, टेलीफोन हो गया, टीवी वगैरह हो गए, तो ये जो संचार के साधन है, तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके जो साधन है उनको बनाए रखे, ठीक है, और उनका रख रखाव रखे। राज्य में रेलवे की संपत्ति जो है उसकी रक्षा करे। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करे। और क्या करे कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाए और उनका क्रियान्वयन करे। तो ये जो है केंद्र के द्वारा राज्य को निर्देश दिए गए हैं। अब हम लोग बात करें, देखिए ये तो बात हो गई कि किस तरीके से बदलाव होता है। देखिए अगर जो हमारी जो सरकारें होती हैं तो एक सहयोग के रूप में ही तो काम करती है। देखिए नहीं तो ऐसा क्या होता है कि केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, तो अगर सहयोग बीच में नहीं होगा दोनों के बीच में, तो हमेशा मतभेद बने रहेंगे। मतभेद की स्थिति में तो कहीं ना कहीं विकास में जो है रुकावट आ जाती है। तो सहयोग किस तरीके से बना रहेगा, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो संसद क्या कहती है, संसद जो है किसी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकती है। ठीक है, देखिए एक जो अंतर्राज्यीय परिषद की बात कर लें हम लोग, सहयोग बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जो है देखिए अंतर्राज्यीय परिषद पूरा चैप्टर है, मैं आपको हो सकता है कि अगले 2 से 3 दिन में इस चैप्टर को लेके आऊँ, क्योंकि इस जो लेक्चर चल रहा है इसके बाद में उसी का नंबर आएगा, क्योंकि सीरीज़ चल रही है। तो उसी कड़ी में आपको देखिए आपको सीरीज़ बाय मैं जो हूँ बिल्कुल सीरीज़ बाई आपको लेक्चर दे रहा हूँ कि जिससे आपको टॉपिक को लिंक करना आ सके। तो कहीं ना कहीं तो उस पर जो अगली कड़ी है अंतर्राज्यीय परिषद, इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। तो अंतर्राज्यीय परिषद वाला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से सहयोग के लिए इसका गठन किया जाएगा, तो और किन किन माध्यमों से केंद्र एवं राज्य के बीच में सहयोग होता है। अब हम लोग देख लें कि अखिल भारतीय सेवाएँ, जो अखिल भारतीय सेवाएँ होती हैं तो उनके माध्यम से भी देखिए जो सरकारें होती हैं वो कार्य करती हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं में क्या होता है कि इन सेवाओं के अधिकारी जो होते हैं वो केंद्र एवं राज्यों दोनों ही जगह, केंद्र के अंडर भी कार्य करते हैं और राज्य के अंडर भी कार्य करते हैं। तो इनकी नियुक्ति एवं प्रशिक्षण कौन करता है, केंद्र सरकार, और बताइए, और जो एक कार्य वो राज्यों के लिए भी करते हैं। और क्या होता है कि इन पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता है, केंद्र सरकार का, और जो तात्कालिक नियंत्रण किसका होता है, राज्य सरकार का। देखिए अधिकारी मतलब कि नियुक्त कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कार्य किसके लिए करते हैं, कार्य भी कहीं ना कहीं कार्य जो है तात्कालिक कार्य वो किसके लिए करते हैं, राज्य में ही तो कार्य करते हैं, तो राज्य के लिए ही कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इस तरीके से किस तरीके से जो है हमारे संविधान के द्वारा सामंजस्य बैठाया गया है कि जो हमारे रिलेशन है स्टेट एवं सेंटर के, तो वो कहीं ना कहीं बने रहें। लोक सेवा आयोग की बात कर लें हम लोग, तो जैसे कि राज्य का लोक सेवा आयोग होता है। देखिए मैं आपको बस यही पढ़ा रहा हूँ आज के चैप्टर में कि किस तरीके से इनमें जुड़ाव है, कहाँ कहाँ पर जुड़ाव है सेंटर स्टेट रिलेशन में, किस किस जगह पे जो है मतभेद हो सकते हैं। तो आप देखिए मैंने जो नहीं पढ़ा इसमें भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं, अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड, आप खुद के दिमाग से भी कुछ सोचिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ शायद मुझसे छूट गया हो या किसी बुक में छूट गया, तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी जो है आप जो है चीज़ों को ऐड कर पाएंगे। राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसमें जो कर्मचारी या भी जो भी होते हैं तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। देखिए इनकी नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है और हटाया किसके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। देख रहे हैं आप, मतलब कि किस तरीके से संबंधों को
बैलेंस किया गया है। दूसरा क्या, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो बनाया जाता है, तो उनका गठन और नियुक्ति और जो उनको हटाने की प्रक्रिया वो कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। देखिए जो है केंद्र राज्य संबंधों को जो है बनाए रखने के लिए जो है एकीकृत न्याय व्यवस्था जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की अवधारणा का यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे ली गई है। तो इसमें क्या है कि यह व्यवस्था पारस्परिक टकराव एवं भ्रांति को समाप्त करने हेतु अपनाई गई है। और जो अन्य जो है संघीय व्यवस्था वाले देश हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जो केंद्र के विषय होंगे तो उन पर जो है केंद्र का कोर्ट कानून बनाता है या उन मामलों को देखता है, और जो स्टेट के जो सब्जेक्ट होंगे तो उन पे उनके जो न्याय क्षेत्र वो जो है राज्य के हाई कोर्ट जो होंगे तो उनका कहीं ना कहीं अधिकार होता है उन मामलों पर। लेकिन हमारे यहाँ पर एकीकृत न्याय व्यवस्था है, तो एक सीढ़ी तरीके से सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट, फिर आप जाएंगे हाई कोर्ट। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से हम लोगों को जो है इस जो है पारस्परिक टकराव को मतलब कि दूर करने के लिए एकीकृत न्याय व्यवस्था अपनाई गई है। आपातकालीन अवधि में भी संबंध किस तरीके से बदलते हैं, तो इनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में देख ही चुके हैं किस तरीके से संबंध बदलते हैं चीज़ों को लेकर, चाहे वो विधायी हो, वित्तीय हो, चाहे वो कार्यकारी हो। तो इनकी चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आगे देखें संविधानेतर युक्तियाँ। देखिए कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं, देखिए संबंधों को बनाए रखने के लिए अच्छे, देखिए केंद्र और राज्य के संबंध में जो बीच में जितने बेहतर संबंध होंगे ना, तो जो जनता होगी उसके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, देश के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, देश उतनी ज़्यादा प्रगति करेगा जितने अच्छे जो है स्टेट एवं सेंटर के रिलेशन होंगे। तो इनको जो है बनाए रखने के लिए समय समय पर कार्य भी होता है। देखिए जैसे नीति आयोग का गठन हो गया, पहले क्या था, इससे पहले हम लोग बोलते थे योजना आयोग बोलते थे, उसके बाद में जो है अब बदल के नीति आयोग हो गया। तो इन जो क्षेत्रीय परिषदें हो गई, राष्ट्रीय एकता परिषद हो गई, तो समय समय पर इनका कार्य क्या, इनका राष्ट्रीय एकता परिषद, क्षेत्रीय परिषदें जो हो गई, इनका कार्य होता है कि किस तरीके से संबंधों को सुधारा जा सके। अंतर्राज्यीय परिषद हो गई, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, इनका मेन मोटिव ही बनाने का यही होता है कि किस तरीके से राज्य एवं केंद्र के संबंधों को बेहतर किया जा सकते हैं। नीति आयोग जो होता है, देखिए योजना जो बनाता है नीति आयोग, तो वो सेंटर के लिए भी बनाता है और स्टेट के लिए भी बनाता है। तो इनका काम बस वही है कि किस तरीके से जो है बेहतर किया जा सके केंद्र राज्य संबंधों को। तो आज के लेक्चर में मैं बस इतना ही पढ़ाऊँगा। देखिए अभी हमारा जो केंद्र राज्य संबंध का जो टॉपिक है वो पूरा नहीं हुआ, तो आप इसको पार्ट 1 के रूप में ले सकते हैं। पार्ट 2 जो है जल्दी, पार्ट 2 जो है मैं आपको अगले लेक्चर में मतलब कि जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से ज़रा सी भी आपको हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो है समस्या लिख सकते हैं कि ये हमको प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी स्टेटमेंट मैंने अगर लिखा है तो उसको लेकर अगर आपको डाउट है तो वो भी आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और इसी तरीके के देखिए मैंने पूरी पॉलिटी पढ़ाई है, तो अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी पॉलिटी जो है स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।